दोस्तों नमस्कार। क्या हो अगर एक ही वीडियो में आपको सारे प्रकार के सेंटेंस बनाने आ जाएं? एक ऐसा वीडियो जिसमें इंग्लिश में यूज़ किए जाने वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं, जो सिंपल सेंटेंसेस हम आमतौर पे बनाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस के हों या पास्ट टेंस के हों या फ्यूचर टेंस के, चाहे मॉडल्स के यूज़ हों, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें इंक्लूडेड हों। कैसा हो? उनको कंपेयर करके आपस में क्या हमें इन सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने में आसानी नहीं होगी? क्या हमें ये समझने में आसानी नहीं होगी कि दो एक से जैसे लगने वाले जो स्ट्रक्चर हैं, हम उनमें कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, जबकि उनमें बारीकियां होती हैं, वो कैसी होती हैं? तो इस बात को ध्यान में रख के ये वीडियो बनाया गया है। इन दिस वीडियो आई हैव इंक्लूडेड ऑलमोस्ट 99% ऑफ द स्ट्रक्चर्स विच आर यूज्ड टू मेक सिंपल सेंटेंसेस irrespective of the tenses, which means this video consists of all the basic sentences and their structures of present, past and future tense, which will help you not only to learn their structures but also to learn where you commit mistakes and why you commit mistakes and how to overcome these mistakes, because I have used both the languages, Hindi and English, in order to help you understand their meaning and their mutual differences and similarities. So let's begin. Welcome back. In today's lesson, as I said, we are going to discuss all the structures which are used to make simple sentences. जितने भी स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल होता है सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए, आज सभी को हम एक साथ सीखने जा रहे हैं। अगर हमें नहीं आता है तो, और अगर आता है तो आपस में कंपेयर करके हम ये देखने जा रहे हैं कि इन सेंटेंसेस में आपस में क्या अंतर होता है और क्या सिमिलरिटीज़ होती है, किस वजह से हम कहीं कहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं और किस तरीके से हम उस कंफ्यूजन को दूर करके सही तरीके से सभी सेंटेंसेस को न केवल सीखें बल्कि जब ज़रूरत पड़े तो हम करेक्टली उनका यूज़ करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, और एक चीज़ और मैं बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस वीडियो की कि मैंने इसको एक स्टोरी के फॉर्म में बनाया। मतलब सारे सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट होते हुए भी एक दूसरे से रिलेटेड है। एक व्यक्ति, एक कैरेक्टर मैंने डेवलप किया है अमित, और उसके इर्द गिर्द ये सारे सेंटेंसेस हैं। तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स एंड सेंटेंसेस। चलिए स्टार्ट करता हूँ। वह अमित है, ही इज अमित। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो है वर्ड है, इसके लिए हमने यहां पर इसका इस्तेमाल किया है, ठीक है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि जब कभी भी हिंदी के किसी सेंटेंस में है आएगा तो इंग्लिश में सेंटेंस बनाते समय उसमें है का ही प्रयोग होना कंपलसरी है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप देखें, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है शब्द का प्रयोग इसमें भी हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहीं पर भी आपको इसका प्रयोग नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसमें आप सीधे सीधे वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टडी वर्ब है इसमें, और उसके साथ आपने ईएस फॉर्म ऐड किया हुआ है। इसमें कहीं पे भी इस शब्द का इस्तेमाल आपने नहीं किया है। तो यद्यपि दोनों सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में है आ रहा है, फिर भी एक सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि दूसरे सेंटेंस में केवल मेन वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, उसके फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए ट्रांसलेशन करते समय हमें शब्दों से ज़्यादा
अर्थ पे फोकस करना होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो पहले सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें केवल हम ये बता रहे हैं कि अमित या वह कुछ है। वह क्या है? वह अमित है। इसमें किसी प्रकार की क्रिया का बोध नहीं हो रहा है, वह कुछ कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। तो जब कभी ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं जहां पर हमको केवल ये बताना होता है कि कोई व्यक्ति कुछ है, तो वहां पर हम इज, एम, आर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इनको बी वर्ब कहते हैं। इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है मैंने, अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, बी वर्ब करके एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसमें जाके आप डिटेल में दे सकते हैं। ये बी वर्ब के अंतर्गत आने वाली वर्ब है, ये भी वर्ब ही है, लेकिन इसका मतलब है होना। होना ही इसमें काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो जब हमें बताना होता है कि कोई कुछ है, तो वह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कब? जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम हो सिंगुलर नंबर में, जैसे यहां पर ही का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका इस्तेमाल किया। शी अगर होता है, शी इज अमिता, शी इज सुनीता, या नाम ले लें, अमित इज माई फ्रेंड, अमित मेरा दोस्त है। लेकिन अगर इसकी जगह सब्जेक्ट हो जाए आई, तो इसकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? एम। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तो इन सभी सेंटेंसेस में किसी एक्शन वाली क्रिया की बात नहीं हो रही है, और इसलिए हम यहां पर बी वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, इज, एम, आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। केवल एक इज देख के बहुत अंडरस्टिमेट नहीं करना इस सेंटेंस को। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, बहुत सारे लर्नर्स गलतियां करते हैं। सो डू नॉट अंडरस्टिमेट any of the sentences that we are going to study. Each of them is unique and equally important. Alright? अब सेकंड नंबर के सेंटेंस को देखते हैं। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। वह कुछ है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वो कुछ करता है। तो जब हमको ये बताना होता है कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है, या अगर लड़की है तो कोई काम करती है, तब हम क्या करते हैं? वहां पर इज, एम, आर का इस्तेमाल ना करके जिस काम के बारे में बात हो रही है उस काम के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद में। इसलिए पहले सब्जेक्ट ही आया। काम क्या है? पढ़ता है। तो काम क्या है? पढ़ना। पढ़ने के लिए हम स्टडी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही है इसलिए उसके साथ हमने ईएस का प्रयोग किया। स्टडीज, ही स्टडीज इन क्लास 10th। ही गोज देयर एवरी डे, वो वहां रोज जाता है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे अथवा किसी का नाम हुआ प्लूरल नंबर में, तो फिर वहां पे वर्ब के साथ एसईएस का इस्तेमाल नहीं होगा। मैं यहां बहुत डिटेल में सारी चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कंपैरेटिव एनालिसिस है सभी सेंटेंसेस की। मैं सारे सेंटेंसेस ऑलरेडी कवर कर चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियो में। But for the sake of better understanding, I made this video where we can compare all these sentences with each. But during their explanation, if you realize that you really have some difficulty regarding any particular structure, please go to the concerned playlist in my channel, wherever you feel problem is. तो उस particular playlist में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो जब I, you, we, they या प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट्स होंगे तो वहां पर फिर हम वर्ब के साथ फिर हम एसईएस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे होता मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो अब सब्जेक्ट आई हो गया, इसलिए स्टडीज नहीं होगा। क्या हो जाएगा? आई स्टडी इन क्लास 10th, यू स्टडी इन क्लास 10th, दे स्टडी इन क्लास 10th, अमित एंड सुमित स्टडी इन क्लास 10th। बट अगर केवल अमित की बात करेंगे तो सिंगुलर नंबर हो जाएगा, अमित स्टडीज इन क्लास 10th। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए आगे चलते हैं। उसके 2 भाई और 1 बहन। ठीक है, हम क्या बोलना चाहते हैं इसमें? हम इसमें यह बोलना चाहते हैं कि अमित की जो बात हम कर रहे हैं, उसके 2 भाई और 1 बहन। तो बार बार हम अमित शब्द का प्रयोग न करके हम ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ही स्टैंड्स फॉर अमित। He has 2 brothers and a sister.
तो जब कभी हमको किसी को बताना होता है कि किसी के कितने भाई या कितने बहन हैं, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव वन यंगर ब्रदर, मेरा एक छोटा भाई है। शी हैज 2 एल्डर सिस्टर्स, उसकी 2 बड़ी बहन। तो संबंध बताने के लिए किसके कितने भाई बहन है, हैज या हैव का इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज, आई, यू, वी, दे और नाम अगर प्लूरल में है इनके साथ हैव का इस्तेमाल होता है। इसकी भी सेपरेट प्लेलिस्ट है, हैज हैव के यूज में आप देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस 4th नंबर का है, इसमें भी हैज का इस्तेमाल हुआ है। उसके पास एक नई साइकिल है, ही हैज अ न्यू बाइसिकल। पहले वाले जो सेंटेंस है उसमें हमने हैज का इस्तेमाल क्यों किया, ये बताने के लिए किसके कितने भाई बहन है, जबकि नेक्स्ट सेंटेंस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये बताने के लिए किसी के पास कुछ है। तो जब हमको ये बताना होता है कि किसी के पास कुछ है, तो वहां पर भी हैज हैव का इस्तेमाल करना होता है। ही हैज अ न्यू बाइसिकल, आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर, they have a wonderful coach, we have several opportunities at present time in order to improve our English। तो कोई भी चीज हमको बतानी हो, किसी के पास कुछ है, तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज या हैव का इस्तेमाल करके उस वस्तु को लगा सकते हैं बाद में, और वो ये क्या बताएगी कि वो चीज उसके पास में है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 5वें नंबर का सेंटेंस, वे सभी साथ में खेलना पसंद करते हैं। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, दे। अब इस सेंटेंस नंबर 5 को आप सेंटेंस नंबर 2 से आप कंपेयर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर सेम है। सेकंड नंबर में वह कुछ करता है और 5th नंबर में वे कुछ करते हैं, तो स्ट्रक्चर सेम है। केवल अंतर किसमें, सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट चेंज हुआ और देखिए वर्ब का फॉर्म बिल्कुल अलग हो गया। सेकंड नंबर के सेंटेंस में अगर आप देखें तो यहां पर आप क्या कर रहे थे, आप इस्तेमाल कर रहे थे स्टडीज वर्ड का, ठीक है। ये आप देखिए, ये स्टडीज, और यहां पर आप क्या यूज कर रहे हैं, सॉरी इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। यहां पर आप यूज कर रहे हैं स्टडीज, जबकि 5th वाले सेंटेंस में आप देखिए जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, लाइक। यहां पे लाइक्स नहीं है, क्योंकि वही बात जो मैंने आपको बताई थी, जब प्लूरल नंबर में होगा या आई होगा या वी होगा तो एस का इस्तेमाल नहीं होगा, जबकि स्ट्रक्चर वही है, कोई काम करता है उसमें भी है, इसमें कोई काम करते हैं। दे लाइक प्लेइंग टुगेदर, यहां पे अगर वे की जगह वह हो जाता, वह खेलना पसंद करता है, मान लो ये सेंटेंस होता तो क्या हो जाता, ही लाइक्स प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग, बट शी लाइक्स प्लेइंग, ही लाइक्स प्लेइंग। इस बात को ध्यान में रखना है। आई लाइक वॉचिंग एजुकेशनल वीडियोज, शी लाइक्स वॉचिंग एजुकेशनल वीडियोज, they like watching educational videos. So this simple difference in the form of the verbs that are supposed to be used in this kind of structure is to be remembered. अगर एक छोटा सा अंतर हम याद रख सकें तो जो गलतियां होती हैं हमसे वो नहीं होगी, और इसके लिए जरूरी है कि न केवल हम इन्हें समझें बल्कि समझने के बाद we make effort to make these kind of sentences, right? Let's move on. अगले हफ्ते वो सपरिवार पिकनिक के लिए ऊटी जा रहे हैं। अब अंडरलाइन वर्ड देखिए आप 6 नंबर के सेंटेंस में, जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। तो जब हमको ये बताना होता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो वहां पर हम क्या करते हैं, इंग्लिश में देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम या आर का यूज करते हैं, और जिस काम की बात हो रही है उसके आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो दे प्लूरल नंबर है तो आर का इस्तेमाल किया हमने, दे आर गोइंग टू ऊटी फॉर पिकनिक नेक्स्ट वीक। अगर यहां पर आई होता तो क्या हो जाता, आई एम गोइंग टू ऊटी फॉर पिकनिक नेक्स्ट वीक। ही होता तो ही इज गोइंग टू ऊटी फॉर पिकनिक नेक्स्ट वीक। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर का इस्तेमाल करते हुए वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना है। कब, जब हमको सिंपल ये बताने कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है। ऑलराइट।
7 नंबर का सेंटेंस, वहां जाने के लिए उन लोगों ने शॉपिंग कर ली है। तो कर ली है का मतलब क्या है, वो काम कर चुके हैं, अब शॉपिंग करना बाकी नहीं है। तो जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है, हमको ये बताना होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया है, तो वहां पर भी हम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखेंगे कि हैज और हैव के इस्तेमाल एक से ज्यादा होते हैं। ऊपर हमने क्या बताने के लिए किया, किसी का रिलेशन बताने के लिए, किसी कितने भाई बहन है, फिर हमने ये बताने के लिए कि किसी के पास कुछ है, और अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये बताने के लिए किसी ने कोई काम कर लिया है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में और इसमें क्या अंतर है, ऊपर वाले सेंटेंस में वर्ब नहीं आ रही थी हैज हैव के बाद में, आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर कोई वर्ब थोड़ी है, कोई काम है क्या, नहीं, इसलिए पास होने की मीनिंग दे रहा है। आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर मतलब मेरे पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर है। बट इसी में अगर मैं वर्ब इस्तेमाल कर लूँ, आई हैव गॉट योर कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब मैंने तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया है, मैं तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर पा चुका हूँ। वैसा ही ये सेंटेंस है, दे हैव डन शॉपिंग टू गो देयर। तो उन्होंने क्या कर लिया है, शॉपिंग कर ली है वहां जाने के लिए। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव का इस्तेमाल होगा, वो मैं बता चुका हूँ, किसके साथ हैज आना है, किसके साथ हैव आना है। जो भी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज, डू फर्स्ट फॉर्म होता है, डिड सेकंड फॉर्म होता है, और डन थर्ड फॉर्म होता है। दे हैव डन शॉपिंग टू गो देयर। द पुलिस हैव अरेस्टेड दोज क्रिमिनल्स। पुलिस ने उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। यू हैव ऑलरेडी लर्न मेकिंग मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आपने पहले ही बहुत सारे सेंटेंस बनाने सीख लिए हैं। आई हैव वॉच्ड दिस वीडियो मैनी टाइम्स। मैं ये वीडियो कई बार देख चुका हूँ। तो जब भी ये बताना होता है किसी ने कोई काम किया है, कर लिया है, कर चुका है, तो फिर वहाँ पे हम हैव हैज प्लस वर्ब थर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि सेंटेंस नंबर 7 में बताया गया। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। ऊटी में बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं। अब इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो हम इसमें केवल ये बता रहे हैं कि कहीं पर कुछ है, ऊटी में बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं। तो वास्तव में इसमें क्या बोल रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर जगह में हम किसी की उपस्थिति की बात कर रहे हैं। और ऐसे सेंटेंस हमेशा देयर से स्टार्ट होते हैं, भले ही उस हिंदी वाले सेंटेंस में वहां नाम के शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। सो देयर आर मैनी ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस इन ऊटी। देयर से ही स्टार्ट करना है। मेरे कमरे में 5 पंखे हैं। देयर आर 5 फैंस इन माई रूम। इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं। देयर आर मैनी कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड, बट देयर इज जस्ट 1 मून एंड 1 सन इन द यूनिवर्स। एटलीस्ट जिस यूनिवर्स को हम जानते हैं। There are several kind of languages in a country like India. ठीक है, तो कभी भी हमको बताना है कि कहीं पर कुछ है तो देयर से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। अगर सिंगुलर में है तो इज लगाएंगे, प्लूरल में है तो आर लगाएंगे। देयर इज 1 फैन इन माई रूम। देयर आर 2 फैंस इन माई रूम। और पास्ट में बताना होगा, देयर वॉज नो बडी इन दैट रूम। देयर वर मैनी पीपल इन दैट रूम। There were 3 persons in that room. I hope you are getting. Well, let's move on to sentence number 9. वे सभी खूबसूरत स्थलों पर जाएंगे। अब ये भविष्य की बात बता रहे हैं। न तो कर रहे हैं, न तो करते हैं, न तो किया है, बल्कि करेंगे। तो जब करेंगे तो फिर हमने will का यूज किया। They will visit all the beautiful places. तो विल के साथ अच्छी बात यह है कि सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ आपको लगाना है। यद्यपि ट्रेडिशनल ग्रामर में हम आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बट दैट इज ऑलमोस्ट ऑब्सोल्यूट दीज डेज। सो वी हैव बीन अलाउड टू यूज विल विथ ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, सो नो इश्यूज। तो इसका प्रयोग हम भविष्य की कोई घटना को बताने के लिए करते हैं। कोई व्यक्ति कोई काम करेगा, दे विल विजिट ऑल द ब्यूटीफुल प्लेसेस। और इसके बाद जब भी वर्ब आएगी तो किस फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। जितने भी मॉडल्स हैं उनके बाद अगर डायरेक्ट वर्ब आ रही है या नॉट के बाद वर्ब आ रही है तो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। इस बात का ध्यान रखें, प्रोवाइडेड दैट उनके पहले बी या हैव ना आ रहा हो। बी और हैव आएगा तो फिर थर्ड फॉर्म का यूज होगा। सेंटेंस नंबर 10, अभी अमित अपना होमवर्क कर रहा है। अभी शब्द का मतलब ही ये है कि जिस वक्त आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं उस समय की बात हो रही है। तो जब करंट में कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, आपको ये बताना होता है, तो आप सिंपल इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी वाले स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ही इज डूइंग हिज होमवर्क। प्रेजेंटली नहीं भी लगाते तो उसकी मीनिंग देता है कि अभी कर रहा है।
आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, राइट। वो लगभग 3 बजे से लिख रहा है, 11वां नंबर का सेंटेंस आप देखिए, लगभग 3 बजे से लिख रहा है। अब इसमें 3 बजे से लिख रहा है, क्या बता रहा है, अभी भी लिख रहा है, लेकिन केवल अभी लिख रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि 3 बजे से लिख रहा है। तो जब ऐसा सेंटेंस हो जिसमें आप ये बता रहे हैं कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है और कितनी देर से कर रहा है, तो फिर इसमें इज एम आर का यूज नहीं होता, इसमें हैज बीन या हैव बीन का यूज होता है। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश बट आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग यू दीज सेंटेंसेस फॉर नियरली 15 मिनट्स, 15 मिनट से लगभग मैं समझा रहा हूं। तो फिर वहां पे हैव बीन हैज बीन का यूज होता है। कहां पर हैज लगाना है, कहां पर हैव लगाना है, बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड नाउ, तो वो आपको पता हो गया कहां पे हैज और कहां हैव का लगाना है। उसके बाद बीन लगाएंगे, इसके बाद जो भी काम किया जा रहा है किसी के द्वारा, उसके आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो समय सीमा दी गई है, जितने देर से हो रहा है, वो किस तरीके की समय पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके अकॉर्डिंग सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आप सभी को पता है पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज करते हैं। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो प्लेलिस्ट में प्रीपोजिशन वाले पार्ट में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं फॉर और सिंस का यूज कहाँ करना होता है। तो ऐसी जगह पे हमको हैज बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करना होता है, जहां हम ये बता रहे हैं कोई व्यक्ति कब से कोई काम कर रहा है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर लास्ट 3 years, पिछले 3 घंटे से बारिश हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस 12वें नंबर का, वह बचपन से ही बहुत समझदार व्यक्ति है। इसमें भी हम बता रहे हैं कि एक पास्ट में किसी पॉइंट से कोई व्यक्ति अभी तक है लेकिन काम कर रहा है ये नहीं बता रहे हैं, बल्कि सिंपल बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति कुछ है, क्या है, समझदार है। इसलिए इसमें हैज बीन का तो प्रयोग हुआ है लेकिन उसका कोई वर्ब नहीं आई, एक्शन वर्ब नहीं आई, तो इसको भी समझना है। ये सिंपल बताना है कि कोई व्यक्ति पिछले कुछ समय से कुछ है, तो वहां भी हैज बीन या हैव बीन का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके बाद में वर्ब का इस्तेमाल न करके जो उसके लिए कंसर्न नाउन या एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है उसको हम यूज करते हैं। ही हैज बीन अ सेंसिबल पर्सन सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से ही बहुत समझदार व्यक्ति है। वो पिछले 3 हफ्ते से बीमार है, सपोज ये सेंटेंस बनाना है, तो ही हैज बीन इल फॉर लास्ट 3 weeks, ठीक है। सेंटेंस नंबर 13, वह अपना काम पूरा करने ही वाला है। तो जब ऐसी बात बतानी होती है कि कोई व्यक्ति कोई काम करने वाला है, तो वहां पर हमको अबाउट टू का यूज करना होता है। ही इज अबाउट टू कंप्लीट हिज वर्क, मैं बाजार जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो टू मार्केट। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। पास्ट की बात आई तो फिर इसकी जगह वॉज हो जाएगा। हम मुंबई के लिए निकलने ही वाले थे, वी वर अबाउट टू लीव फॉर मुंबई। तो डिपेंडिंग अपॉन द टेंस वी कैन यूज इज, एम, आर और वॉज, वर। वी आर अबाउट टू कंप्लीट दिस वीडियो, कीप पेशेंस। लेट्स मूव ऑन। सेंटेंस नंबर 14, वह 8 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा। अब हम ये बता रहे हैं किसी व्यक्ति ने भी काम पूरा किया नहीं है, लेकिन भविष्य का एक टाइम है, जैसी भी उसकी स्पीड है उसके हिसाब से हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस भविष्य के टाइम तक ये काम पूरा कर चुका होगा। एंड इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी यूज विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द कंसर्न्ड वर्ब। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क बाय 8 o'clock। सपोज हम मुंबई जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ चुके हैं, ट्रेन चल रही है, तो अभी पहुंचे तो नहीं है, बट एक अनुमान लगाया हमने चार्ट देख के ट्रेन का, कि ट्रेन का अराइवल टाइम मुंबई में क्या है। सपोज उसमें शाम के 4 बजे, तो फिर हम बोल सकते हैं वी विल हैव रीच्ड मुंबई बाय 4 o'clock टुमारो। You will have learned several types of sentences by the end of this video. Number of confusion of yours will have disappeared by the end of this video, and so on. Get it? Let's move to another sentence. कल वह स्कूल गया था। अब देखिए, जो प्रॉब्लम है के साथ होती है वही प्रॉब्लम कई बार था के साथ होती है, because we have been told by many teachers that whenever the word tha comes in a Hindi sentence, we are supposed to use the word was while making translation of that particular sentence.
बट ऐसा होता नहीं है। अगर आप सिंपल बोलते कि वह कल स्कूल में अनुपस्थित था, तो फिर वहाँ पे वॉज आ जाता, ही वॉज अब्सेंट यस्टरडे इन द क्लास। लेकिन यहाँ पर एक काम आ गया, जाने वाला काम, गया था मतलब गो वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। तो जब मेन वर्ब का इस्तेमाल होगा तो फिर वहाँ पे वॉज का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। तो जब कभी भी बताना हो कि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया था, तो वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, शी, आई, यू, वी, दे जो भी है वहाँ पर वो यूज़ करेंगे। उसका जो जिस काम की बात कर रही हैं कि उसने वो काम किया था या किया, ठीक है, उसके सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मैं कल उससे मिला था या मैं कल उससे मिला, दोनों का ही ट्रांसलेटेड जो वर्जन होगा वो एक ही होगा। आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हर यस्टरडे, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। मैंने कल एक मूवी देखी थी या मैंने कल एक मूवी देखी, दोनों का वही बोलेंगे, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। यहाँ पर वॉज लगा के आप गलती ना करें, बहुत सारे लोग करते हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आई वॉज वेंट टू स्कूल यस्टरडे, नो, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है। तो पास्ट में कोई भी सेंटेंस बनाना होगा ये बताने के लिए कि किसी ने कोई काम किया था या किया, तो वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। डू नॉट मेक अ मिस्टेक ऑफ यूजिंग वॉज और वर in such kind of sentences. I hope you got it. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कल उसके पास बहुत सारा काम था। इसमें भी किसी के पास कुछ था बोल रहे हैं। जब किसी के पास कुछ है ये बताना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तब हम इस्तेमाल करते हैं हैज़ और हैव का। और जब हमको ये बताना होता है कि किसी के पास कुछ था तो हम इस्तेमाल करते हैं हैड का। तो ही हैड लॉट्स ऑफ वर्क यस्टरडे। 3 years ago I had a sports car. 3 साल पहले मेरे पास एक स्पोर्ट्स कार थी। He had number of good books in his library. उसकी लाइब्रेरी में बहुत सारी अच्छी बुक थी। His father had knowledge of many subjects. उसके पिताजी के पास बहुत सारे विषयों का ज्ञान था। तो जब भी बताना है किसी के पास कुछ था तो फिर हम वहाँ पे हैड लगा देंगे। इसमें प्रेजेंट वाला कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि प्रेजेंट में हैज़ और हैव का ध्यान रखना पड़ता है। पास्ट में आप सबके साथ हैड लगाएंगे किसी के पास कुछ था ये बताने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 17 की पेशेंस। मैंने पहले ही बोला था इस वीडियो में, क्योंकि हम सारे स्ट्रक्चर को कवर कर रहे हैं तो थोड़ी सी लंबा होगा इन कंपेरिजन टू अदर वीडियोस, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल। सो इफ यू कुड वॉच इट एट वन स्ट्रेच इट विल बी वेरी यूजफुल। However, depending upon your convenience, you can watch this video in installment as well, no problem. 3 साल पहले वो लोग महाकालेश्वर जाने के बाद मसूरी गए थे। ये सेंटेंस बहुत काम का है क्योंकि मैंने इसमें दोनों चीज़ों को यूज़ किया है, वर्ब के सेकंड फॉर्म को भी, वर्ब के थर्ड फॉर्म को भी, जिसको लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना और कहाँ पर थर्ड फॉर्म का करना है। तो आमतौर पर हम इसका प्रयोग तब करते हैं जब पास्ट में 2 एक्शन बताई गई हो आपको, और जो काम पहले हुआ हो उसको हम हेड में बताते हैं और जो काम उसके बाद हुआ है उसको हम सेकंड फॉर्म में बताते हैं। तो अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो क्या बोल रहे, वे लोग 3 साल पहले महाकालेश्वर जाने के बाद मसूरी गए थे। मतलब महाकालेश्वर गए, मसूरी गए। लेकिन अगर हम उसका क्रोनोलॉजी देखें तो पहले कहाँ गए? पहले महाकालेश्वर गए, उसके बाद मसूरी गए। तो अभी के हिसाब से देखा जाए, करंट के हिसाब से, तो एक्सट्रीम पास्ट क्या हुआ? महाकालेश्वर जाना, उसके बाद कहाँ गए? मसूरी। इसलिए एक्सट्रीम पास्ट वाली जो बात है उसको हम हेड में बनाते हैं और जो रिसेंट पास्ट वाली बात होती है उसको हम वर्ब सेकंड में। इसलिए हमने बोला दे हैड गॉन टू महाकालेश्वर, जबकि दे वेंट टू मसूरी। ठीक है। और उसका ये बताने के लिए कि पहले कहाँ गए बाद में कहाँ गए, तो उसके लिए हमने आफ्टर शब्द का इस्तेमाल किया है। दे वेंट टू मसूरी आफ्टर दे हैड गॉन टू महाकालेश्वर 3 years ago। अगर आप यहाँ पर हैड गॉन या वेंट को इंटरचेंज कर देते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से तो मीनिंग पूरी अलग हो जाएगी। सपोज अगर सेंटेंस आप ऐसा बना दें कि दे हैड गॉन टू मसूरी बिफोर दे वेंट टू महाकालेश्वर, तो क्या मतलब हो जाएगा कि महाकालेश्वर जाने से पहले वो लोग मसूरी गए थे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पास्ट के सेंटेंस दोनों होते हैं जिसमें आप हैड के साथ वर्ब का थर्ड इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म का, वो भी पास्ट के ही सेंटेंस बनाने के लिए होता है, और जो वर्ब के सेकंड फॉर्म का करते हैं वो भी पास्ट की ही बात को बताने के लिए होता है।
लेकिन अगर आपको ये सवाल आपके मन में है कि फिर कहाँ पर किसका इस्तेमाल करना है, तो इसका यही एक ध्यान रखने योग्य एक बात है कि जब दो बातें हों पास्ट में, तो जो बात पहले हुई हो उसको हेड में बताना है, जो उसके बाद में हुई हो उसको सेकंड फॉर्म में बताना है। चलिए आगे चलें अब। सेंटेंस नंबर 18, कल जब मैं उसके यहाँ पहुंचा था वो लंच कर रहा था। येस्टरडे व्हेन आई रीच्ड, देखिए ये भी पास्ट की बात है। व्हेन आई रीच्ड मतलब जब मैं वहाँ पहुंचा, या जब मैं वहाँ पहुंचा था, दोनों बातें हो सकती हैं। तब वह लंच कर रहा था, मतलब जब आप पहुंचे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो क्या कर रहा था, एक काम कर रहा था, कंटिन्यूटी में था वो काम। ही वॉज टेकिंग लंच। तो प्रेजेंट में जब कंटिन्यूटी में है तो इज एम आर, पास्ट में कंटिन्यूटी में है तो वॉज या वर। ठीक है। अब इसी से जुड़ी एक बात क्या हुई, आपको उसकी मम्मी ने कुछ बताया। उसकी मम्मी ने बताया कि वो 1 घंटे से खाना खा रहा था। His mother told that he had been taking his meals for an hour. अब यहाँ हमने had been का इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने समय बताया कितनी देर से खा रहा था, एक समय बता दिया, इसलिए अब केवल was वर से काम नहीं चलेगा, अब had been का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रेजेंट में जैसे हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं जब वे बताते हैं कितनी देर से क्या काम हो रहा है, वैसे पास में फिर हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। उसकी मम्मी ने आपको बताया वो 1 घंटे से खाना खा रहा है, और अब आप बता रहे हैं किसके बारे में, पास की किसी घटना के बारे में, इसलिए आप हैड बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ही हैड बीन टेकिंग हिज मील्स फॉर एन आवर। नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी समय के प्रति पाबंदी की वजह से उसे घड़ी कह के बुलाया जाता है। कई बार लोग चिढ़ाना चालू कर देते हैं किसी व्यक्ति की कुछ पर्टिकुलर आदत की वजह से। अब यहाँ पे ये देखिए, ही इज कॉल्ड घड़ी ड्यू टू हिज पंक्चुअलिटी। अब ही के बाद इज और इसके बाद थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। ही कॉल्स घड़ी नहीं बोल रहे हैं, ही कॉल्स घड़ी का मतलब हो जाएगा वो घड़ी बुलाता है, लेकिन उसको बुलाया जाता है। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट के बाद इज और थर्ड फॉर्म आ गया, मतलब वो जो वर्ब है, जैसे इसमें कॉल का इस्तेमाल किया, वो वर्ब ही के ऊपर की जा रही है, मतलब वो काम उस पर किया जा रहा है, उससे बुलाया जाता है, ना कि उसके द्वारा बुलाया जाता है। इसका ध्यान रखना। जैसे ऑनेस्ट पीपल आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, ईमानदार लोगों का हर जगह सम्मान किया जाता है। तो किसका सम्मान किया जाता है? ऑनेस्ट पीपल। उनको अपन ने शुरू में लगाया, प्लूरल नंबर में आर लगाया, क्या किया जाता है? सम्मान। उसके लिए हम रिस्पेक्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इज़म आर के बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ऑनेस्ट पीपल आर रिस्पेक्टेड, कहाँ? एवरीवेयर, हर जगह। ऑलराइट, इस प्रकार के सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें आमतौर पे लोग फिसल जाते हैं, कुछ गलती कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, फिलहाल उसे तैरना सिखाया जा रहा है। कौन सिखा रहा है? कुछ पता नहीं है, मतलब सब्जेक्ट इज मिसिंग। किसे सिखाया जा रहा है? उसे, मतलब ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। तो सेंटेंस इज बिगिनिंग विद द ऑब्जेक्ट। फिलहाल के लिए आपने लगाया है प्रेजेंटली, बट बेसिकली देखा जाए तो सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है। तो ही इज बीइंग टॉट स्विमिंग और ही इज बीइंग ट्रेन्ड फॉर स्विमिंग। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी जरूर है, देखिए सिखाया जा रहा है, कोई काम कर रहा है, लेकिन हमने ये नहीं बोला ही इज स्विमिंग या ही इज टीचिंग, ये भी नहीं बोल रहे हैं। ही इज टीचिंग का मतलब हो जाता है वो पढ़ा रहा है या वो सिखा रहा है, ठीक है। ही इज स्विमिंग का मतलब हो जाता है वो तैर रहा है, लेकिन आप वो कहना ही नहीं चाहते, आप क्या कहना चाहते हैं? उसे सिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बीइंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ही इज बीइंग टॉट का मतलब क्या है? ये जो टीचिंग का काम है उस पर किया जा रहा है, उसे सिखाया जा रहा है, उसे पढ़ाया जा रहा है। तो जब कभी ऐसी बात कहनी होती है कि किसी पर कोई काम किया जा रहा है, तो वहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर या टेंस के अकॉर्डिंग वॉज वर्ब का इस्तेमाल करने के बाद बीइंग और उस वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यू आर बीइंग टॉट हाउ टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करेक्टली। आपको बताया जा रहा है कि समझाया जा रहा है, ठीक है। तो जब कभी बताना हो कि कोई काम किया जा रहा है जिसमें सब्जेक्ट ना हो लेकिन ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट से वो सेंटेंस स्टार्ट होगा और उसके बाद टेंस और नंबर के हिसाब से इज एम आर अथवा वॉज वर्ब का प्रयोग करने के बाद बीइंग और उसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। आई होप दिस इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। उसे खाना बनाना सिखाया जा चुका है, इसमें भी सब्जेक्ट इज मिसिंग। किसने सिखाया है? इसकी कोई बात नहीं हो रही। किसे सिखाया जा चुका है? उसे, मतलब ऑब्जेक्ट। तो ही हैज बीन टॉट कुकिंग, ही हैज टॉट कुकिंग का मतलब अलग हो जाएगा। ही हैज टॉट कुकिंग मतलब उसने सिखाया है,
लेकिन हम बोलना क्या चाहते हैं, उसे सिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर बीन लगाया गया है। बीन बजाने का मतलब है उस पर काम हुआ है। ही हैज बीन टॉट मतलब उसे सिखाया गया है। आई हैव बीन टॉट इंग्लिश मतलब मुझे इंग्लिश सिखाई गई है। आई हैव टॉट इंग्लिश का मतलब है मैंने इंग्लिश सिखाई है। तो एक बीन लगा देंगे तो पूरा रोल चेंज हो जाएगा, ही का रोल ही चेंज हो जाएगा। कहीं पे सब्जेक्ट कहीं पे ऑब्जेक्ट, बीन लगा और उसका थर्ड फॉर्म है मतलब मुझ पर काम किया जा रहा है। ही हैज बीन अरेस्टेड मतलब वो क्रिमिनल है, और ही हैज अरेस्टेड मतलब वो पुलिस वाला है। गेटिंग इट? मेक सेंटेंसेस ऑल्सो। वंस यू गेट इट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर दैट यू डू नॉट फॉरगेट to make sentences at least of those structures which you find somewhere confusing for you, but आज आपने उसके बारे में कुछ सही सीखा है तो एटलीस्ट उनके ऊपर अपन सेंटेंस बनाएं जिनको अपन को लगता है कि मैं इस पर गलती कर रहा था या गलती कर सकता हूँ या कर सकती थी, तो उनके ऊपर हम प्रैक्टिस करें। क्योंकि हमारा गोल केवल समझना नहीं है, हमारा गोल है एक ऐसी एबिलिटी को एक्वायर करना है कि हम अपनी बात को पूरी स्पष्टता और पूरी क्लैरिटी के साथ रख सकें। आवर गोल इज नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड बट ऑल्सो टू बी एबल टू एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस आवरसेल्व्स प्रॉपरली एंड करेक्टली। सो लेट्स मूव ऑन। वह पहले वह सुबह देर से उठता था। अब इसमें हम बोल रहे हैं कोई व्यक्ति कोई काम करता था। एक तो होता है किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, मान लो एक सेंटेंस होता वह कल सवेरे देर से उठा, ये तो सिंपल हम कर चुके हैं ऊपर। ही गॉट अप लेट यस्टरडे, लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं, देर से उठता था मतलब केवल एक दिन की घटना नहीं है, लगभग रोज की घटना थी। तो जब ऐसी बात बतानी होती कि कोई व्यक्ति कोई काम लगभग रोज करता था तो वहां फिर हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। ही यूज्ड टू वेक अप लेट, प्रीवियसली मतलब पहले, और इसका इस्तेमाल हमेशा पास्ट की बात को बताने के लिए होता है। आई यूज्ड टू गो टू माई कॉलेज बाय बाइसिकल, मैं कॉलेज कैसे जाता था, साइकिल से जाता था। वी यूज्ड टू मीट एवरी डे, हम रोज मिलते थे। एक यूज टू का यूज किया जाता है किसी की आदत बताने के लिए या ये बताने के लिए कोई व्यक्ति किसी चीज का अभ्यस्त हो चुका है। बट उसमें और इसमें ये अंतर है कि जब हमको ये बताना होता है कोई व्यक्ति किसी चीज का आदी हो चुका है या अभ्यस्त हो चुका है, तो उसमें जब हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं तो टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग वॉज वर या इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि इसमें देखिए ही के डायरेक्ट बाद यूज टू का इस्तेमाल हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स आर यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहां पे हमने आर का इस्तेमाल किया, फार्मर्स आर यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो किसान होते हैं उन्हें वो सवेरे जल्दी उठने के अभ्यस्त होते हैं, उनको इतने सारे काम होते हैं सवेरे कि क्योंकि उनको रोज सवेरे उठना पड़ता था, उसके अभ्यस्त हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, अब उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। Experienced teachers are used to taking 2 to 3 classes consecutively. Consecutively का मतलब होता है एक के बाद एक। तो जो अनुभवी शिक्षक होते हैं वो आदी हो चुके होते हैं कि कभी जरूरत पड़े तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी क्लास को कंफर्टेबली ले सकते हैं। तो यूज टू में आप कंफ्यूज मत होना, दोनों बहुत अलग होते हैं। एक ये वाला होता है जिसमें बताते हैं कोई व्यक्ति कोई काम करता था, इसमें इज हमारे का यूज नहीं करते हैं, ये केवल पास बताने के लिए होता है। और एक जिसमें हम ये बताते हैं कोई व्यक्ति किसी चीज का आदी है अथवा आदी था, उसमें हम वॉज वर या इज आर के बाद यूज करते हैं और टू के बाद जो भी वर्ब आएगी उसके साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है, फिर उसे सवेरे जल्दी उठने के लाभ के बारे में समझाया गया। मतलब वो देर से उठता था, फिर क्या हुआ, उसे समझाया गया कि सवेरे उठने के क्या लाभ होते हैं, उसे समझाया गया। He was explained. He explained ऐसा नहीं बोल रहे हैं, he explained होता तो क्या होता, उसने समझाया, और he was explained मतलब उसको समझाया गया। ये ध्यान रखिएगा, क्या समझाया गया, the benefits of getting up early in the morning. He arrested, उसने गिरफ्तार किया। He was arrested, उसे गिरफ्तार किया गया। He informed, उसने इन्फॉर्म किया, एंड ही वॉज इन्फॉर्म, उसको इन्फॉर्म किया गया। तो एक इज एम आर वॉज वर्ब में जो मीनिंग में अंतर आता है वो तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आ जाता है। और वही चीज मैं कह रहा था शुरू में कि इज एम आर या वॉज वर्ब के इस्तेमाल को अंडरमाइन नहीं करना है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है।
इन सभी का अपना एक यूनिक यूज़ होता है, जहाँ पर जो बात कहनी है उसके अकॉर्डिंग हम इसका इस्तेमाल करें। फिर इसके बाद क्या हुआ, इससे पहले उसे जल की हर एक बूंद के महत्व के बारे में समझाया गया था। मतलब ये कि सवेरे जल्दी उठने के लाभ के बारे में समझाने से पहले उसे क्या समझाया गया था, जल की हर एक बूंद के महत्व के बारे में। शायद वो पानी वेस्ट करता था, तो उसके पेरेंट्स ने सोचा इसको बताया जाए भाई कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए इसमें सीक्वेंस वाली बात हो गई, पहले एक चीज़ समझाई गई, बाद में दूसरी चीज़ समझाई गई। तो इसमें भी वही बात आ जाती, जो चीज़ पहली समझाई गई एक्सट्रीम पास्ट वाली बात हो गई वो, इसलिए इसमें हमने हैड का इस्तेमाल किया। ही हैड बीन एक्सप्लेन्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच ड्रॉप ऑफ वाटर। हम इसमें केवल अगर बोलते हैं, इससे पहले अगर हम हटा दें और सेंटेंस बोले उसे जल की हर एक बूंद के महत्व के बारे में समझाया गया था, अगर इसमें इससे पहले नहीं आता तो सिंपल हो जाता, ही वॉज एक्सप्लेन्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच ड्रॉप ऑफ वाटर। लेकिन इससे पहले लगा के आपने क्या किया, इसको पहले वाले सेंटेंस से कनेक्ट कर दिया कि वो भी समझाया गया, ये भी समझाया गया। लेकिन पहले क्या समझाया गया, जल की हर एक बूंद के महत्व के बारे में। तो क्योंकि ये घटना पहले घटी इसलिए हम इसको हैड में बना दिए। ही हैड बीन एक्सप्लेन्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच ड्रॉप ऑफ वाटर, और उसके बाद जो समझाया गया उसमें हमने वॉज का इस्तेमाल किया। तो वही बात समझनी है। कल उसके घर की सफाई की जा रही थी। यस्टरडे हिज हाउस वॉज बीइंग क्लीन। कौन कर रहा था, कहीं कोई खबर नहीं है पूरे सेंटेंस में। किसकी सफाई की जा रही थी, उसके घर की। तो देखिए सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, हिज हाउस वॉज बीइंग क्लीन। तो क्लीनिंग का जो काम था वो हाउस के ऊपर हो रहा था, हाउस की सफाई की जा रही थी। दोज स्टूडेंट्स वर बीइंग encouraged to participate in that debate competition। उन स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जा रहा था कि वो उस डिबेट कंपटीशन में भाग लें। कोई काम किया जा रहा था, तो जब कोई काम किया जा रहा था ये बताना है, तो वॉज वर्क के साथ बीइंग और उसके बाद वर्क के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बहुत प्रतिभाशाली है, वह हर काम कर सकता है। ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ही कैन परफॉर्म ऑल काइंड्स ऑफ टास्क। तो जब कभी भी हमको किसी की कैपेसिटी बताना हो प्रेजेंट टेंस के रेफरेंस में, तो हम कैन का इस्तेमाल करेंगे, और कैन के बाद में वर्क के फर्स्ट फॉर्म का। यू कैन लर्न इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, टुगेदर वी कैन डू एनीथिंग। साथ में मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, पिछले साल वो 2 महीने के लिए बीमार पड़ गया था। लास्ट ईयर ही हैड फॉलन इल फॉर 2 months, वरना वो परीक्षा में और अच्छे नंबर ला सकता था। अब यहाँ पे भी ला सकता था मतलब क्या, कैपेसिटी या एबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ कैन का इस्तेमाल ना करके हमको कुड का इस्तेमाल करना है। एल्स ही कुड स्कोर और ही कुड हैव स्कोर्ड बेटर मार्क्स इन द एग्जाम। मतलब यहाँ पे दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। कुड स्कोर, कुड केवल करेंगे तो स्कोर, और कुड हैव करेंगे तो स्कोर्ड, क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। द डॉक्टर्स कुड सेव दैट चाइल्ड, जो डॉक्टर्स है उस बच्चे को बचा सकते थे। या द डॉक्टर्स कुड हैव सेव्ड दैट चाइल्ड, डॉक्टर्स उस बच्चे को बचा सकते थे। दोनों स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पता होना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों बता दिया। फिलहाल उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रेजेंटली या फॉर द टाइम बीइंग ही शुड फोकस ऑन हिज स्टडीज। अब इसमें आप सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो जब भी हमको सजेशन देना होता है किसी को प्रेजेंट टेंस के रेफरेंस में, तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। ही शुड फोकस ऑन हिज स्टडीज। तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। हमें अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी चाहिए, वी शुड इम्प्रूव वोकैबुलरी। तो कभी भी कोई किसी को एडवाइस देना हो तो हम शुड का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर। बस लास्ट के कुछ सेंटेंसेस बाकी है, थोड़ी देर का सब्र और रखना है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। क्लास में फर्स्ट आने के लिए उसका सभी विषयों में अच्छे नंबर लाना अनिवार्य है। अब बात यहाँ अनिवार्यता की हो गई, कंपलसरी हो गया ये। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन आ गई उसे क्लास में फर्स्ट आना। इन ऑर्डर टू गेट फर्स्ट रैंक इन द क्लास ही मस्ट स्कोर गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो जब कोई चीज़ मस्ट होती है मतलब वो चीज़ अनिवार्य हो जाती है। इन ऑर्डर टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल यू मस्ट कैरी योर एडमिट कार्ड। आपको ही पता है एडमिट कार्ड के बिना आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा, तो वो ऑप्शनल नहीं है, वो मस्ट है। तो कोई भी काम जब अनिवार्य होता है तो वहां पर हमको मस्ट का यूज करना है। यू मस्ट प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेज इन ऑर्डर टू बी एबल टू यूज देम करेक्टली एंड कॉन्फिडेंटली। अगर आप करेक्टली यूज करना चाहते हैं इनका तो फिर मस्ट हो जाएगा क्या, प्रैक्टिस करना। उससे अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। अब एक प्रकार का इस सेंटेंस में सेंस ऑफ ड्यूटी रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप उसको ये बता रहे हैं कि भैया ये आपकी ड्यूटी है कि आपके जो टीचर्स हैं वो जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी मार्गदर्शन देते हैं, आप उसके अनुसार चलें, उनका पालन करें। तो जब कभी ड्यूटी के सेंस को हमको रिवील करना होता है तो वहाँ पर हम ना तो शुड का इस्तेमाल करते हैं ना तो मस्ट का करते हैं।
There we are supposed to use this word ought to. He ought to follow his teacher's guidance. या he ought to follow his teacher's instructions. Next sentence. पहले उसे बुद्धू समझा जाता था, कोई काम किया जाता था. Previously he was considered dumb. इस देश को या भारत को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था. India was called as golden bird. तो कोई काम किया जाता था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर्ग का प्रयोग करेंगे और थर्ड फॉर्म आ जाएगा. उसके बाद उसे कुछ देर बाद बाजार जाना है, कोई काम करना है. He has to go to market after some time. You have to learn number of structures. You have to practice all these sentences. आपको सारे sentences की practice करनी है. We have to learn English correctly, properly. We have to be able to speak English confidently, fluently. ठीक है, कोई काम करना है तो has to या have to depends upon the subject. उसे रोज बाजार से सब्जियां खरीदने जाना पड़ता है. अब देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में कोई काम करना है ये बोल रहे हैं, सेकंड वाले बोल रहे हैं करना पड़ता है. तो करना पड़ता है मतलब अब केवल हैज टू या हैव टू नहीं रह गया, बल्कि इसमें कंपल्शन जैसी बात आ गई. कोई काम करना पड़ता है कि नियम जैसा हो गया. वहां पर उसको जवाबदारी दे दी गई कि भैया आप रोज जाओगे और सब्जी लेके आओगे. अब उसकी इच्छा है नहीं है, दैट डजंट मैटर. तो यहाँ पर हैज टू के बीच में वर्ड आ गया गॉट. हैज गॉट टू. ही हैज गॉट टू गो टू मार्केट एवरी डे टू बाय वेजिटेबल्स. इन स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स हैव गॉट टू अपीयर इन द एग्जाम. करना पड़ता है ना, आपकी इच्छा हो एग्जाम में बैठने की नहीं हो, लेकिन अगर आपको उस क्लास को पास करना है तो एग्जाम देना पड़ता है. स्टूडेंट्स हैव गॉट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. छात्र जीवन में मैक्सिमम जो स्कूल और कॉलेजेस होते हैं वो मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमें सवेरे उठना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम अगेंस्ट आवर विल. तो ऐसी कंडीशन में फिर हम हैज गॉट टू का या हैव गॉट टू का इस्तेमाल करते हैं. डिपेंड करता है सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है. उसे कल मूवी देखने जाना था पर वह नहीं जा पाया. अब इसमें कोई काम करना था, करना है तो हैज टू हैव टू, करना था तो हैड टू. तो पास्ट में सभी के साथ हैड टू आएगा. प्रेजेंट में हैज हैव का डिफरेंस रखना पड़ता है, बट पास्ट में सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ हैड टू लगा सकते हैं. यस्टरडे ही हैड टू गो टू वॉच अ मूवी बट ही कुड नॉट. कुड नॉट मतलब नहीं कर पाया, नहीं जा सका. इनाम पाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. अब कोई काम करना पड़ेगा, भविष्य की बात आप कह रहे हैं. तो ही विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू विन प्राइज. तो प्रेजेंट में हैज टू हैव टू, पास्ट में हैड टू और फ्यूचर में विल हैव टू. यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश टू गेट ग्लोबली कनेक्टेड. यू विल हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज सेंटेंसेस टू अवॉइड कमिटिंग मिस्टेक्स व्हाइल मेकिंग एनी ऑफ दीज सेंटेंसेस. Got it? So today we have covered all these sentences. I hope this video helped you to overcome many of your confusions and help you to understand how to make a particular type of sentence. In next video, I see you again with another interesting topic related to English language, another lesson. Until then, take care and goodbye. Dropping motherfucking bombs.